नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत पहली बार देश के उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाएगी। फैसले के मुताबिक शिक्षण संस्थानों को स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल और हरे भरे परिसर के लिए रैंकिंग देने का निर्णय लिया गया। साथ ही इस पर खरा उतरने वाले संस्थानों को पुरस्कृत करने का फैसला भी किया गया है। सरकार की ये पहल स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में एक बेहतर पहल है। हाल ही में देश के स्वच्छ शहरों की सूची जारी की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश ने बाजी मारी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के शहरों की बदतर हालत ने सूबे की साख को चोट पहुंचाई थी। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के इंतजाम ऐसे हैं जो प्रदेश को गौरव दिला सकते हैं? क्या बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बीच सूबे के विद्यालयों की हालत ऐसी है जो इस सूची में अपना स्थान बनाने का मादा रखते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रदेश में ऐसे स्कूलों की कमी नहीं है जहां पर ना तो पीने का साफ पानी है, ना ही शौचालय की व्यवस्था। यहां तक कि कई विद्यालय ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे बच्चों का भविष्य तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। आज लोकतंत्र में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की रैंकिंग के लिए क्या यूपी तैयार। स्वच्छ भारत मिशन को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को स्वच्छता रैंकिंग देने का फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया है कि इस पैमाने पर खरा उतरने वाले संस्थानों को पुरस्कृत किया जाएगा। सरकार का ये कदम एक बेहतर पहल है, लेकिन कई सवाल भी उठते हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। आपको याद है, कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल को पहला और दूसरा स्थान मिला था, जिससे मध्य प्रदेश का कद ऊंचा हुआ था। तो वहीं यूपी के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन से यूपी का कद गिर गया था। अब स्वच्छ भारत को एक कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पहली बार स्वच्छता रैंकिंग देने का फैसला किया है, जिसमें शिक्षण संस्थानों को स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ पेयजल और हरे भरे परिसर के लिए भी रैंकिंग देने का फैसला किया गया है। स्वच्छता के पैमाने पर खरे उतरने वाले संस्थानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। वाकई स्वच्छता के लिए सरकार गंभीर नजर आ रही है। खुशी होती है जब इस तरह की पहल की जाती है, लेकिन इन दावों के परे क्या बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया गया? चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है तेलंगाना के मेडक जिले की, जहां के सरकारी स्कूलों के शिक्षक स्कूल की बदहाली के विरोध का अनोखा तरीका निकालते हुए हेलमेट पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों को इस बात का डर है कि न जाने कब जर्जर छत ढह जाए। अब चलिए दूर नहीं जाते हैं, अब यूपी की ही एक तस्वीर दिखाते हैं जो शिक्षा के गुणवत्ता के सरकारी दावों की पोल खोल देगी। ये देखिए, ये है सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर के झरवा गांव का सरकारी स्कूल। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि छात्र कचरे के पहाड़ नुमा ढेर में पड़ने को मजबूर हैं। बारिश के मौसम में ये गंदगी कभी भी किसी छात्र की जान ले सकती है, पर क्या किसी का यहाँ ध्यान नहीं गया होगा? कितनी परेशानी होती है यहाँ, सुनिए। कूड़ा बहुत ही पहले से है, ग्राम प्रधान जी है गिरवाए थे ये सड़क बनवाने के लिए, तो लेकिन जो है वो प्रधान उनका हट गया। लेकिन जो है ये जब से गिरवा है बहुत तेज बदबू करता है, या बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। कूड़ा वाला स्कूल कहते हैं, यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं। एडमिशन कराने के लिए कहा जाता है तो नामांकन भी नहीं करवाने आते हैं। नहीं, बरसात के समय चूंकि आप खुद इसको देख सकते हैं, इतने ज़्यादा कूड़े गिर गए हैं कि काफ़ी इस पर मक्खियाँ गिरती रहती है, कई कीटाणु है, जिससे हो सकता है कालरा हैजा का भी जो डर रहता है वो हमेशा बना रहता है। बच्चे चूँकि हमारे यहीं खाते हैं, हमेशा डर बना रहता है, लेकिन क्या करें, जो व्यवस्था इसी में काम करना पड़ रहा है। हमने कानपुर के तिलक नगर में बने नगर निगम महिला इंटर कॉलेज में जाकर हालातों का भी जायजा लिया, तो स्वच्छ भारत की पोल यहाँ भी खुली। यहाँ शौचालय की गंदगी की वजह से छात्राओं का बुरा हाल है, पर प्रधानाचार्य ने स्टाफ की कमी का हवाला दिया। हम उत्तर प्रदेश के कई कोनों में जा रहे थे। अब ये दो तस्वीरें ताजनगरी आगरा और रायबरेली की हैं। दोनों जगह हाल बेहाल है। आगरा का वजीरपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में न पानी की व्यवस्था थी और न ही पक्के शौचालय की। गंदगी का अंबार यह बोनस के तौर पर था। शिकायत यहाँ पर भी कई बार की गई, पर हर बार की तरह सुनवाई नहीं हुई। अराजक तत्वों ने स्कूल को मैखाना बना रखा है। वहीं रायबरेली जिले के शिवगढ़ ब्लॉक के नारायणपुर स्कूल में 8 बजे खुलने वाले स्कूल में मां साहब पहुंचते हैं 10 बजे के बाद। अब इसे कितने नंबर मिलेंगे, ये हमारा शिक्षा विभाग जाने। अब एक ऐसी तस्वीर जो बेहतर शिक्षा के दावों की कमर तोड़ देगी। उत्तराखंड का पौड़ी
करीब 50 प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में यहाँ जान जोखिम में डालकर छात्र अपना भविष्य संवार रहे हैं। मासूमों के हाथ में किताबें और सर पर मंडराती मौत। दीवारों में ये दरारें, जर्जर छत। माँ बाप का भी कलेजा निकल आता है जब अपने जिगर के टुकड़ों को वो स्कूल भेजते हैं, लेकिन अधिकारी बजट का हवाला दे रहे हैं। लेकिन हमारा एचआरडी मंत्रालय यहाँ कितने नंबर देगा? हमारे टीचर यहाँ जब बरसात होती है तो यहाँ ऐसे पड़ जाते हैं, तो छत के गिरने का डर होता है, डर लगता है हमें। हमारे पास लगभग 50 विद्यालय ऐसे हैं जो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्य योजना होती है उसमें रखा है। कोशिश बेहतरीन है शिक्षा का स्तर को बेहतर बनाने की, पर जब हमारे देश के गांव शिक्षा की बुनियादी सुविधाएं ना पहुंचे तो फिर यहाँ सब ढकोसला साबित होता है। गोरखपुर से जगदम्बा, कानपुर से शिव शर्मा और रायबरेली से रोहित के साथ हिमांशु दीक्षित, एपीएन। यहाँ तो स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने का फैसला किया और इस फैसले के तहत पहली बार देश के उच्च शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाएगी। लेकिन कई सवाल उठते हैं कि क्या देश के तमाम राज्य इसके लिए तैयार हैं? आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश का भी अगर जिक्र करें, क्या उत्तर प्रदेश तैयार है इस तरह की रैंकिंग में अपना स्थान बनाने के लिए? हकीकत क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ लखनऊ से 5 खास मेहमान हैं। आरपी मिश्रा जी हैं, आप नेता हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के। जगदेव सिंह जी हैं, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बतौर प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। नरेंद्र सिंह राणा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार का पक्ष रखेंगे। साथ ही सिद्धार्थ श्रीवास्तव हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के। और वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत आरपी मिश्रा जी मैं आपसे करना चाहूंगा। पहल बहुत बेहतर है, इस बात में कोई संदेह नहीं, लेकिन यूपी क्या तैयार है? नहीं, ये जो कहा गया कि इस तरह का वो सर्वेक्षण करेंगे, रैंकिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है। विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, विद्यालयों में पीने का पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, उनके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो बहुत सारी कमियां। जब तक ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालयों का पूरा न हो जाए, ये रैंकिंग किस आधार पर होगी, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। चाहे कुछ राजकीय विद्यालय जहाँ पैसा मिलता है, ग्रांट मिलती है, वहां पर तो कुछ व्यवस्था हो जाती है। जो प्राथमिक विद्यालय है, परिषदीय विद्यालय है, पैसा तो वर्ल्ड बैंक से खूब आता है, लेकिन पिछली सरकारों ने वो जो पैसा आया उसको भ्रष्टाचार की वजह से वो लग नहीं पाया विद्यालयों में। तो आज की स्थिति तो बहुत बदतर है। ऐसे में रैंकिंग क्या करेंगे? किस कंपटीशन किस में कराएंगे कि वहां पर शौचालय है ही नहीं, तो शौचालय क्या देखा जाएगा? जो है वो टूटे फूटे हैं, जो परिस्थितियां हैं वो तो ठीक नहीं है। इसके लिए तो मैं नहीं समझता कि ये उपयुक्त है अभी इस तरह का। पहले वो मूलभूत सुविधाएं विद्यालय में उपलब्ध हो, वहां बैठने के जो पानी टपकता है कमरों में, कहीं टीन सेट पड़े हुए हैं, वह बरसात हो रही है, पानी भर जाता है, कीचड़ इकट्ठा हो जाता है, बच्चे कैसे पानी में चल करके आते हैं। ये सारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं आदर्श विद्यालय के लिए होनी चाहिए, वो पहले मुहैया कराएं। इसके बाद वो स्क्रीनिंग कराएं, वो रैंकिंग करें, इनकी सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी उपयुक्त नहीं है। निर्णय लिया गया, निर्णय तो स्वागत योग्य होना चाहिए, लेकिन करेंगे क्या? जो विद्यालयों की स्थिति टीचर के हाथ में नहीं है, वहां की स्थिति तो सरकार के ऊपर है कि संसाधन तो वही उपलब्ध कराती है। बिल्कुल, इसीलिए आज हम इस विषय को लेकर आए हैं कि आखिर कितना तैयार है उत्तर प्रदेश के तमाम विद्यालय। इस तरह की रैंकिंग की बात अगर एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से कही जा रही है, हालांकि नोटिस भी जारी हो चुका है, पहल अच्छी है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन नरेंद्र सिंह राणा जी, हाल ही में देश के स्वच्छ शहरों की सूची जारी हुई है और प्रदेश की जिस तरह से भत पिटी है, आपको लग रहा है कि पास होने लायक भी अंक मिल पाएंगे अगर इस तरह की रैंकिंग होती उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की? देखिए, पास हो या फेल हो, लेकिन अच्छाई का जो काम है, जो काम हमें करना चाहिए वो काम हम करेंगे। कल नहीं हुआ उसके जो कारण है आप मिश्रा जी ने खुद ही बता दिया। लेकिन आज सरकार जो आई है, चुनकर सरकार ने ये वादा किया है कि हम इन परिस्थितियों से इस विद्यालयों को या जो व्यवस्था है इसको बाहर निकालेंगे।
सरकार के पास साधन है, पैसे की आपने खुद ही मिश्रा जी ने कहा कि कोई कमी नहीं रहती है, बस केवल नियत की बात है कि आप भ्रष्टाचार करने आए हैं, आप अपने परिवार का पालन पोषण करने आए हैं, आप डांस देखने आए हैं कि आप काम करने आए हैं। तो यहाँ पर ये अधिकारी उसी तरह चलते हैं, इनको हरियाली घोड़ा कहा जाता है कि जब देखते हैं कि नेता ही यदि सुस्त है, नेता अपनी आदतों में मस्त हो गया, तो ये क्यों सुधरेंगे, इनको क्या लेना देना, इनकी जेब और भरती है उल्टा जो है। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति निर्माण हुई, जहां हमारे, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अन्य राज्यों में जहां स्थिति ठीक है तो वहां क्योंकि भारत सरकार की योजना है तो वो लोग आगे आएंगे और वो इसमें जो है इनाम भी पाएंगे, और ये एक अच्छी पहल, एक नजीर बनेगी हम सब के लिए कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ सफाई जो स्वयं आदमी अपने घर में रखता है, अपने शरीर की रखता है, ऐसे ही हमारा विद्यालय भी है, तो हम अपने विद्यालय की भी सफाई रखें। और प्रधानमंत्री जी का आप देख रहे हैं, जिस दिन वो, मुझे लगता है लाल किले का पहला भाषण मैंने सुना था तो उन्होंने स्वच्छता पर ही बोला था, तो उस चीज को लेके गंभीर है। तो सरकार के पास साधन संसाधन है, तो सरकार ने जो शुरुआत की है वो प्रशंसनीय है। सर, और सवाल यही है कि सरकार कंधे से सरकार कंधा एक तरफ मिलाकर इस बात काम को अगर स्वीकार कर रही है कि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, तो वजह क्या है कि ये संसाधन आखिर उन विद्यालयों तक क्यों नहीं पहुंच पाते जहां पर आज भी ना तो पीने का स्वच्छ पानी मिल पाता है, जहां पर पहुंचने का रास्ता तक ठीक ढंग से नहीं होता, और तमाम स्कूल ऐसे हैं जो छप्पर पर चलाए जाते हैं। ये हकीकत प्रदेश के स्कूलों की है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों का जिक्र हम कर रहे हैं। जगदीप सिंह जी, पिछली सरकारों पर आरोप जिस तरह से लग रहे हैं, ये बात सही है कि जो हालत आज बनी हुई है उसके लिए हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि पहले जो कमियां हैं उन कमियों को आप दूर कीजिए, फिर उसके बाद इस तरह की अगर रैंकिंग हो तो नतीजे भी बेहतर लगेंगे? देखिए, शिक्षा मूलभूत अधिकार है हमारा, शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आज जो दुर्दशा है, चाहे परिषदीय विद्यालय हो, चाहे नगर निगम विद्यालय हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में हो, जो हालत विद्यालयों की है, इसलिए कोई भी अभिभावक गरीब से गरीब वहाँ पढ़ाना पसंद नहीं करता है। ग्रामीण अंचल की ये स्थिति है कि अध्यापकों को हाईली पेड है, अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन वहाँ पे बच्चे नहीं, तमाम सरकार ने व्यवस्था की, उनके खान के व्यवस्था की, पीने व्यवस्था की, तमाम फ्री एजुकेशन तो दी जाती है, साथ में भोजन, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की, उसके बावजूद भी विद्यालयों की संख्या बहुत कम है। और जो हमारे अध्यापक हैं वो बड़ी लापरवाही करते हैं। एक अगर विद्यालय में अध्यापक आता है तो 5 कक्षाएं, कक्षा से प्राइमरी स्कूल की बात बता रहा हूँ, सबको घेरे रहता है कल, और अपना एवजी मान लेता है कि हम कल आएंगे, परसों आएंगे। ये बड़ी हालत। वही अभिभावक चाहता है, बेचारा गरीब है, वो खाना नहीं खाएगा, कटौती करेगा, लेकिन चाहता हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी हो। इसलिए प्राइवेट विद्यालयों में जहाँ बेचारे बड़े लो पेड हैं, 2000-3000 तनख्वाह मिलती है, वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये सरकार को विचारणीय विषय है कि चाहे शहर में हो चाहे देहात में हो, जो सरकारी विद्यालय उनकी स्थिति बहुत खराब है। और हमारे अध्यापक की पैसे की तो बहुत मांग करते हैं, अपने वेतन बढ़ोतरी बात करते हैं, लेकिन उनके साथ जो पढ़ाने की शिक्षा है, शैक्षिक स्तर कैसे गिर, जो शिक्षा का स्तर गिर गया, ये कैसे बढ़े, विद्यालय में हमारे विद्यार्थी कैसे, हमें उनकी शिक्षा कैसे हो, एक बहुत बड़ा मूलभूत सवाल है। मैंने तो किसी पद पर था, मैंने कई विद्यालयों को निरीक्षण किया था, तो वहाँ एक महिला बेचारी कुर्सी पे रखे, पैर एक मेज पे रखे, और विद्यालय पढ़ रहा है। कई विद्यालयों में मास्टर में मैंने शिकायत की, डीएम से, डीएम ने वेतन रोक दिया और सारे अध्यापक मेरे ऊपर आ गए। उसमें भाई साहब में ब्लॉक प्रमुख था, साहब आपने मेरे दूसरे जो आते थे वो पीठ मारते, आप तो पेटे मार रहे हैं, और नेता गलत करते हैं। तो पहले ये इसमें बहुत ज्यादा सर्वांगीण विकास की जरूरत है, नए सिरे से चर्चा करके सुधारने की जरूरत है, तभी विद्यालय का स्तर जब सुधरेगा तब अभिभावक वहां पढ़ाना पसंद करेंगे। और विद्यालय तो बहुत जर्जर है, ऐसे जर्जर है, गिरे पड़े हैं। कानपुर नगर अभी बात कर रहे हैं, गोरखपुर की बात कर रहे हैं, चाहे जहाँ की बात कर लें, आपकी जर्जर विद्यालय है, ऐसे विद्यालय के गिरने का डर रहता है बारिश में। कानपुर नगर में जो ही एक विद्यालय इंटर कॉलेज चलता था, पर उसका विद्यालय नगर निगम का, आज गिर रहा है, कोई बच्चा आते ही नहीं इसमें। तो मूलभूत बात ये, शिक्षा के अधिकार को जोड़ करके प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार संयुक्त रूप से इसमें तय करे, और शिक्षा स्तर सुधारने के लिए, ताकि ग्रामीण अंचल में जो 70% लोग गांव में रहते हैं, वहां का शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे, उस पर विचार करना चाहिए। एक शिकायत और अध्यापक करते रहते हैं जी, ये हमसे खाली शिक्षा काम नहीं लिया जाता है, चुनाव टाइम लगा दिया गया, सर्वे में लगा दिया, इसमें लगा दिया, उसमें लगा दिया, इसमें विचार होना चाहिए। ये बात उनकी जायज है। अगर शिक्षा का
के लिए वेतन मिलता है तो उन्हें शिक्षा के काम में लगाना चाहिए और जगह उनसे काम नहीं लेना चाहिए। एक तो फिर विचार करना चाहिए, शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए और जो विद्यालय जीर्ण सी स्थिति में है, बैठ के नहीं पढ़ सकते, न वहाँ पेयजल की व्यवस्था है, न शौचालय है, इन सबको सुधार करने के लिए इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन की आवश्यकता है। चाहे ग्रामीण चलिए ये अच्छी बात है, कम से कम जगदीश सिंह जी आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोग पढ़ाना पसंद करेंगे। शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैंने खुद सर्वे किया है, वो ठीक नहीं है, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। और आप तो कह रहे हैं कि एक बार पढ़ाना पसंद फिर करते से हैं, पूरी लेकिन रणनीति तय हो कैसे शिक्षा बेहतर हो। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था सर, सरकारी स्कूलों में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बोर्ड को नेता लेकर हैं, सुनवाई हुई थी हाई कोर्ट भेजना में, चाहिए, जिसमें बदतर हालत को लेकर आज सुनवाई हुई करना है। चाहिए। जी सिद्धार्थ जी, हमारे अधिकारी हैं, ये तो साफ हो गया, जगदीश सिंह जी खुद खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पिछली सरकारों ने ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया है। आपको लगता है कि अब एक नए तरीके से शिक्षा व्यवस्था को कई सरकारें करने की जरूरत है, इसका स्तर अभी सुधरा नहीं जी। किसी एक सरकार जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। सिद्धार्थ जी, हाँ जी, अभी आप जो ये विषय रखे हैं जी, इससे 3 साल से दिल्ली की सरकार है। गंगा सफाई का क्या हुआ, स्वच्छ भारत का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। मुझे लगता है कि ये भी जब 1.5 साल की सरकार बची है तो भी शिगुफा ही एक होगा कि अब स्वच्छता के नाम पर, हरियाली के नाम पर हम तय करेंगे रैंकिंग को, और जबकि एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर प्राथमिक विद्यालय आते ही नहीं है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता डे बाई डे गिर ही रही है। यूजीसी की मान्यता को ही यह सरकार खत्म करने पे लगी हुई है और यूजीसी ही उसमें इन्वॉल्व होगी रैंकिंग के लिए। तो जब उसके ऊपर ही तलवार लटक रहा है तो क्या होगा। जो बुनियादी ढांचा है, हम आते हैं शिक्षा पे, बुनियादी ढांचा कहीं नहीं है, प्राथमिक विद्यालयों में नहीं है, प्राइवेट स्कूल जो लोग चला रहे हैं वहां पे है। ये पार्लियामेंट मेंबर, असेंबली के मेंबर उन्हीं प्राइवेट स्कूलों में अपना पैसा, अपने जो मिलता है विधायक निधि और सांसद निधि, उसको उसी में इन्वॉल्व करते हैं, पैसा देते हैं। इस वहां भी बुनियादी ढांचा तब भी पूरी तरह से नहीं सुधर रहा है। और परिषदीय स्कूल जो है, राज्य सरकारें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, राज्य सरकार भी उसमें पूरी तरह से बुनियादी ढांचे को स्वीकार नहीं कर रही है। बस्ता कहीं नहीं है, किताब नहीं है, बच्चे नहीं है, यहाँ तक कि शिक्षकों की बड़ी कमी है। चाहे परिषदीय स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, वहाँ शिक्षकों की भी बहुत बड़ी कमी है। आप कहाँ से सुधार उस प्रक्रिया में लाएंगे। हो क्या रहा कि थाली में आप बढ़िया रसगुल्ले दिखा दे रहे हैं, नीचे कुछ है ही नहीं है। किस दोने में आप रसगुल्ले कर रहे हो जब सब चू जाएगा ही। तो ये रसगुल्ले 3 महीने में दिखाई दे रहे हैं क्या सिद्धार्थ जी, या पहले से ही? 3 साल की बात मैं कर रहा हूँ, आप 3 महीने मैं 3 महीने बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने लाया, जिसपे आप डिबेट करा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी, जिस यूजीसी से काम हो रहा था, जो ग्रांट विद्यार्थियों को छात्र वृत्ति मिल रही थी, यूजीसी पे ही तलवार लटका रही है सरकार। चाहे इसके पहले की शिक्षा मंत्री थी, चाहे आज जो शिक्षा मंत्री हैं। यह विषय इसीलिए तो उठ रहा है कि जो हमारे चीजें थी जिसमें सुधार गुणवत्ता का होता, शिक्षा में गुणवत्ता की सुधार होती, साथ में आप शौचालय की भी बात करते, आप तमाम, अगर जो उच्च शिक्षाओं में भी शौचालय नहीं मौजूद है तो बड़ी शर्म की बात है कि आप उस बेस पे, अगर जो वहां पे हरियाली नहीं है उस शिक्षाओं में, तो बात समझ में आती है कि क्यों नहीं है। लेकिन हम परिषदीय स्कूलों की यदि बात कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, राज्य को लेकर देख के बात कर रहे हैं, तो स्थितियां बड़ी भयावह हैं। और इसलिए भयावह है क्योंकि यहाँ से वोट बैंक नहीं तैयार होता है, शिक्षा जगत से वोट बैंक नहीं तैयार होता है। ये आपने वोट बैंक से इसे जोड़ दिया, का नहीं है। इससे अब ये लग रहा है कि सियासत हावी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज ये हालत भी है। अतुल चंद्रा जी, अगर ये तर्क दिया जा रहा है कि 3 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अब प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10 साल तो आपकी रही थी सरकार, 10 साल में आपने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर दिया? नहीं, अक्षय क्या है कि शिक्षा के प्रति केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जो सीरियसनेस जिसकी जरूरत है वो सीरियसनेस नहीं दिखाई देती है। और इसका एक उदाहरण तो ये है कि अगर आप देखें वर्ल्ड रैंकिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, हम अभी प्राथमिक विद्यालयों की बात नहीं कर रहे हैं, हम
हायर एजुकेशन सेंटर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग देखेंगे तो उसमें भारत के 1 या 2 IIT आते हैं और एक कोई और साइंस का इंस्टीट्यूशन आ जाएगा जी। 3 के अलावा कोई भी विश्वविद्यालय वर्ल्ड रैंकिंग के लायक नहीं पाया जाता है। जब आप देखते हैं उसमें पैरामीटर्स क्या हैं, तो उन पैरामीटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता ही है, साथ में किस तरह की आप एजुकेशन दे रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्ता वो भी देखी जाती है। तो हम इंटरनेशनल लेवल पर तो पूरी तरह से फेल हैं उसमें। अब अगर हम मुद्दे पर आए तो आपने देखा कि लखनऊ स्वच्छता अभियान में कितने दिनों बाद उसका नंबर आया है। रोज यहाँ के अखबार रोज करीब करीब तस्वीरें छाप रहे हैं कूड़े के ढेरों की पूरे शहर में। हम सिर्फ एक इसलिए ध्यान ये आकर्षित कर रहे हैं जी कि जब स्मार्ट सिटी को लेकर के हम लोग सीरियस नहीं हैं, वो चाहे नगर निगम हो, चाहे सरकार के प्रति सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग ना हो रही हो, या खुद सिटीजन्स जिम्मेदार हो, स्थिति ये है कि सफाई ना के बराबर है शहर में। आपने तस्वीर दिखाई है गोरखपुर के उस विद्यालय की। जब हम शहर नहीं साफ रख सकते हैं तो हम कैसे उम्मीद करें कि विद्यालय भी साफ रखे जाएंगे। अभी किसी ने कहा कि जब शिक्षक जो है उसको आप शिक्षा के अलावा और भी काम करवाते हैं, आप उससे मिड डे मील बनवाएंगे, आप उससे कहेंगे कि तुम चुनाव की ड्यूटी पे लगो, आप खुद टीचर कैसा रख रहे हैं इसके ऊपर भी ध्यान नहीं देंगे। उसको उसका ज्ञान जो है वो भी कई चैनल्स में दिखाया जा चुका है कि किस तरह से वो हर फ्रंट पर फेल होता है और बहुत साधारण से प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है। तो आप जो बेसिक चीज है किसी भी विद्यालय की, वातावरण निश्चित रूप से अच्छा होना चाहिए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता भी होनी चाहिए। शिक्षक पढ़े लिखे होने चाहिए और काबिल होने चाहिए। तो हम एक तरफ शहर को साफ नहीं कर पा रहे हैं और हमने शगुफा छेड़ दिया है कि हम स्कूलों की इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करेंगे, भले वो हायर इंस्टीट्यूशंस हो। जी जी, हम देखेंगे कि वहां का एनवायरनमेंट क्या है। तो एक एक स्टेप करके चलना चाहिए। पहले हम स्मार्ट सिटी बना लें जो वास्तव में स्मार्ट हो। इंदौर बन जाएगा, चलिए ठीक है, वो बहुत आगे है, नंबर 1 पर है, लेकिन लखनऊ क्यों पिछड़ा हुआ है? सर यही सवाल, यही तमाम सवाल है। इसीलिए आज हम इस बहस को भी लेकर आए हैं कि आखिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों की बात कर रहे हैं, कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, कि वो कैसे आगे बढ़ पाएंगी जब हालत ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की। नरेंद्र सिंह राणा जी, आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले मजबूती देनी चाहिए? जो तमाम कमियों की बात आप खुद बेहतर तरीके से समझते हैं कि किस तरह की हालत है, पहले उस पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी था। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो काम है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इन सारी कमियों का, इन सारे सभी विभागों का, शिक्षा का क्या, क्योंकि लगातार 3 महीने मुख्यमंत्री जी ने केवल जानकारी माने प्रेजेंटेशन उन अधिकारियों से जो जिसके ऊपर हमारे ऊपर ये आरोप भी लगे कि साहब उनको हटा नहीं रहे हैं, ये जानने का ही प्रयास किया अक्षय कि क्यों अब तक ये स्थिति बनी हुई है, क्यों ये ठीक नहीं हुई, क्या इसमें धन की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, या इसमें भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार था। तो इन सारी चीजों पर एक लंबा होमवर्क किया है। और शिक्षा होमवर्क में क्या निकल कर सामने आया, ये भी तो कम से कम सूबे के लोगों को पता चले। इसमें वो मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि यदि हमारे पास हमारी नीयत साफ है तो हमारे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं।
शिक्षक पढ़ाना चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम क्या इस स्थिति में है कि उस शिक्षक से जवाब तलब कर सकें जब हम अपना काम नहीं करेंगे, हम अपने परिवारों के तक सीमित रहेंगे, हम अपनी मौज मस्ती करेंगे, तो हमें यह अधिकार नहीं रह जाता कि हम किसी एक पर्टिकुलर को जो है वो ये कहें कि नहीं आप करिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी स्वयं यदि 18 घंटे जागकर काम करते हैं, शिक्षक तो गुरु होता है, ऐसा नहीं कि उसको कुछ बहुत समझाना या सिखाना है, उसको पहले अपने को पेश करना पड़ता है कि हमारे आचरण में क्या है, ये काम कराना चाहते हैं हम काम करते हैं क्या सबके लिए। तो इन सारी चीजों में जबकि धन कोई आड़े नहीं आ रहा, जगह की कोई कमी नहीं है, तो धीरे धीरे जो है सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अपना कार्य कर रही है और केंद्र सरकार का जो काम है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। तो काम सब कर रहे हैं, देश के प्रति सबका लगाव है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या मुखिया का मुख जो है वो इस लायक है कि वो हमारी बात पर विश्वास करें या हमारे आदेश का पालन करें? तो ये स्थिति हम स्वयं निर्माण करके आए हैं और ये 3 साल से केंद्र में हो रहा है। एक नए पैसे का कोई नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट पर पूरी, नरेंद्र मोदी जी पर तो गुजरात में भी मुख्यमंत्री रहे, वो तो अपनी सैलरी तक गरीब बच्चों को दे के आते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं यही करते हैं। तो जब हम काम करेंगे और हम 18-18 घंटे जगेंगे तो शिक्षक भी हमारे काम करेंगे। तो मूलभूत सुविधाएं अच्छी बात है नरेंद्र सिंह राणा जी, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि कम से कम पहले खुद में मंथन करना जरूरी है कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं और कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी सूबे को। लेकिन आरपी मिश्रा जी, सिर्फ एक लोग को जिम्मेदार बताकर पल्ला झाड़ने की अगर कोशिश हो जाए, जैसा अभी सिद्धार्थ जी भी कह रहे थे, जगदेव सिंह जी ने भी एक बात का जिक्र किया कि जो अध्यापक है वो बड़ी मनमानी करते हैं, ना तो समय पर विद्यालय पहुंचते हैं, ग्रामीण इलाकों में तो हालत ये कि कई कई दिनों तक नहीं पहुंचते, अगर पहुंचते भी हैं तो क्या पढ़ाते हैं, कब पढ़ाते हैं, कितना पढ़ाते हैं, इस बारे में जानकारी नहीं होती। सिर्फ अध्यापकों पर ठीकरा फोड़ना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता कि अगर वो शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ है तो अपना अध्यापन कार्य नहीं करता। निश्चित रूप से अध्यापन कार्य वो करता है, लेकिन आजकल की परिस्थितियां हैं कि जो भ्रष्टतम अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी है, वो जनपदों में पोस्ट कर दिए जाते हैं जी। अभी जो ट्रांसफर हुए हमारे प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, वो पूरी जो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की जिम्मेदारी उनकी है। पूरा शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार था उन्हीं की देन थी। और जो अधिकारी पैसे लेकर के नियुक्त होंगे तो वो पैसा उन्हीं से उगाएंगे। उनके समय ज्यादा था कि शिक्षक अगर नहीं जाते थे, जिम्मेदारी किसकी है? बेसिक शिक्षा अधिकारी होते, खंड शिक्षा अधिकारी होते, उनका क्या ड्यूटी है? लेकिन वो करते क्या? अगर शिक्षक कोई नहीं जाता, उनसे 5,000 रुपए महीने बांध लिए, क्या 5,000 दीजिए, जाइए चाहे न जाइए। कोई भी शिक्षक अगर शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ है तो वो निश्चित रूप से अपना अध्यापन कार्य करता है। लेकिन अगर वो पैसे दे करके आए, जो 15-20 लाख रुपए पिछली सरकारों में बराबर घूसखोरी हुई है, और ऐसे शिक्षक अपॉइंट हो गए जिनको लिखना नहीं आता। आप चैनल में बार बार दिखाते भी हैं, हमें भी लज्जा आती है कि शिक्षक ये कहला रहे हैं शिक्षक के रूप में, लेकिन वो नियुक्त कहां से हुए? वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए, भ्रष्टाचार के कारण ही वो आए हुए। तो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। आज शिक्षक के ऊपर आरोप लगते हैं, और हमारा कहना ये सब जगह है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में ऐसे व्यक्तियों को चयन बोर्ड में चयन करने का अधिकार दे दिया गया जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड नहीं, इंटरव्यू देने के लिए अर्ह नहीं थे। उनको प्रधानाचार्य और प्रवक्ता के चयन की जिम्मेदारी दे दी गई। उच्च शिक्षा में ऐसे लोग करिए। तो जो दुर्दशा की गई है वो पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार की देन है। नई सरकार से उम्मीदें जरूर है। माननीय योगी जी ने आते ही शिक्षा पर ध्यान दिया। पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से शिक्षा पर ध्यान दिया। हमारे जो शिक्षा मंत्री या उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी है, इनकी भी जो इच्छा है शिक्षा को बढ़ाने की है। लेकिन ये तो अलग चीज है कि अध्यापक की क्या स्थिति है। हमारा ये मानना है कि इस सरकार को पहले संसाधनों को, इंफ्रास्ट्रक्चर की, विद्यालय की पूर्ति करनी चाहिए, जो नहीं हो पाया। करोड़ों अरबों रुपए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। माध्यमिक विद्यालयों के जो विद्यालय हैं जिनकी ग्रांट मिलती है राजकीय विद्यालयों के लिए, जिसमें हमारे रंगनाथ मिश्रा जी जेल चले गए, हमारे संजय मोहन जी इसी भ्रष्टाचार में जेल चले गए। अगर प्रदेश का शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक जेल जाता है तो क्या स्थितियां बनेगी? तो हमारा कहना कि जो भी, लेकिन जो ये लागू किया, ये मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। कुछ इंतजार करना चाहिए था, कुछ मौका देना चाहिए था, और जो पैसा जो आता है वो पैसा सही ढंग से लगे। विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम दुरुस्त हो, वहां पर पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय व्यवस्था हो, छतें टपकती उनकी व्यवस्था ठीक की जाए, वहां पर आने जाने का, आवागमन का साधन हो। बच्चे बेचारे पानी में भीगते हुए जाते हैं, बड़ा
कष्ट होता है ग्रामीण क्षेत्र की, तो हालत और खराब है। सर, इसको जान जोखिम करने में के बाद डालकर आप रैंकिंग करिए बच्चे तो स्कूल हमारे पहुंचते हैं। अभिभावकों की चिंता यही होती है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, सुरक्षित लौट पाएगा या नहीं। तमाम स्कूलों की जो हकीकत है वो ऐसी है। जगदेव सिंह जी, ये पल्ला झाड़ने की कोशिश थी आपकी तरफ से क्या, कि शिक्षकों पर आरोप सिर्फ मर दिया जाए? सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है क्या मॉनिटरिंग ऐसे शिक्षकों की? यथार्थ है जी, देखिए ये यथार्थ है कि हम बात कर रहे हैं सरकारी विद्यालयों की, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे जूनियर हो, चाहे माध्यमिक हो, इंटर कॉलेज, इनकी दशा मुकाबले प्राइवेट के, जबकि मैं शिक्षक की इसलिए बात कर रहा हूँ, सरकारी विद्यालय में अध्यापकों का वेतनमान बहुत ज्यादा है। मुझे प्राइवेट उसके मुकाबले में खड़े हुए कंपटीशन में आए हुए हैं, प्रतिस्पर्धा में आए हैं, उनका वेतन बहुत ज्यादा है। लेकिन अभिभावक क्या करते हैं, वो पसंद करते हैं प्राइवेट विद्यालयों में भेजने के बजाय सरकारी उसमें। आज हालत ये, न सरकारी विद्यालय में कोई पढ़ाना चाहता है, न सरकारी अस्पताल में कोई इलाज कराना चाहता है। इसलिए दोनों की दशा खराब है। उसको कैसे ये दोष देने का काम नहीं चलेगा कि हम अध्यापकों को दोष दें, सरकार दोष दें। इस अभूतपूर्व जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसकी कैसे सुरक्षा हो, कैसे बढ़ाया जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दी जाए, विद्यालयों की जो जर्जर हालत है उसे कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए बजट बनाया जाए। ये सारी चीज पर विचार करके गहन रूप से उसमें जब तक कदम नहीं उठाया जाएगा, तब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा, और तब तक जो ग्रामीण अंचल खास तौर से हैं, वहां शिक्षा का स्तर कतई सुधरेगा नहीं। और वो मैं जो आपसे कह रहा हूँ उस बात में सच्चाई है कि अध्यापक भी मनमानी करते हैं, इसीलिए अभिभावक बच्चे नहीं। आरपी मिश्रा जी ने भी इस बात को स्वीकार किया ना, आरपी मिश्रा जी ने भी तो स्वीकार किया ना जगदेव सिंह जी की, कि हाँ कुछ कमियां शिक्षकों की तरफ से भी हैं, लेकिन क्या अगर कोई मनमानी करता है तो उसे मनमानी करने दी जा सकती है? सिद्धार्थ जी, मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। मैं क्या, ये देखिए ये व्यवस्था की सवाल है, ये शिक्षा की व्यवस्था का सवाल है, बहुत ज्वलंत सवाल है, क्योंकि मौलिक धार्मिक शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारा बच्चों का सर, इसीलिए तो आज हम इस बहस को लेकर आए कि इसके बारे में क्यों गंभीरता से नहीं सोचा जाता। आपने जब सारी जानकारियां होती हैं, कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर अड़चन है, तो फिर उसे अमल में लाने की, और देश हित में है, सिद्धार्थ जी, क्यों अमल नहीं किया जाता? सवाल तो वही है ना, जब सारी जानकारियां आपके पास है कि कहां पर गड़बड़ हो रही है, ठीक कीजिए। अगर आप सरकार में करने काम नहीं चलेगा, इसमें काम करने से काम चलेगा। ठीक है जगदीप, प्राइवेट स्कूल है हमारे एमपी एमएलए के बहुत चलते हैं, ठीक है, सारा बजट का पैसा उनका उसमें जाता है, इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है सिद्धार्थ जी। अच्छा जी, दो तरह के एजुकेशन हो गए हैं। हो क्या रहा है कि सरकारी जो स्कूल्स हैं, डिग्री इंटर कॉलेज हैं, प्राथमिक जो है विद्यालय हैं, उन पे सरकार कोई भी ध्यान नहीं देती। और जो प्राइवेट स्कूल हैं, जहां धन उगाही हो रही है तेजी से, वहां पे ज्यादा सरकार में नुमाइंदगी करने वाले लोग, अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व होकर उस प्राइवेट स्कूल को बढ़ने देते हैं। जो अभिभावक सरकारी स्कूलों में नहीं भेज रहा पढ़ने के लिए, उनकी स्थिति क्यों इस तरह से? हम सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, प्राइमरी स्कूल में हमने पढ़ा है, हमें पता है कि कैसे सुबह हम जाते थे और शाम को 12 बजे तक 2 बजे तक हम वापस आते थे, और एक भी समय फुर्सत नहीं मिलती थी काम से। आज क्या है, जब आप जाके देखिए तो टाट भी नहीं है, तख्ती भी नहीं है, दूसरी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पढ़ावे कहाँ से लोग? गांव की तो बहुत दूर की बात है। शहरों के अंदर जो नगर पालिकाओं के अंदर स्कूल्स हैं, आप देखिए जाके वहां पे नलकूप लग गए हैं, बिजली के ट्रांसमीटर बैठा दिए हैं, ट्रांसफार्मर बैठा दिए गए हैं स्कूलों के अंदर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं। स्थितियां तो ऐसे सरकार कहां देख पा रही है? इसलिए वह प्राइवेट लोगों को बढ़ाने में योगदान कर रही है एक तरीके से। इसलिए दो तरह के बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, एक जो प्राइवेट स्कूलों में जाके, और अभिभावक भी, आज का अभिभावक, हम लोग के अभिभावक इस तरह के नहीं थे, लेकिन आज के अभिभावक चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ने जाएं, प्राइमरी स्कूलों में ना जाएं पढ़ने। नहीं तो सर, ये मजबूरी है ना, अभिभावक भी क्या करें? तो सरकारी व्यवस्थाओं के चलते अपने बच्चे का भविष्य तो खराब करेंगे नहीं, इसीलिए वो उगाही करवाने को भी विवश हो जाते हैं। वोट बैंक, इसीलिए अच्छा जी मैंने कहा कि वोट बैंक यहाँ प्रभावित नहीं हो रहा है। इसलिए सरकारी स्कूल जितना पीटा जा सके सरकार की तरफ से और जनप्रतिनिधियों की तरफ से उतना पीटा जाता है, और प्राइवेट स्कूल उतने ही फल फूल रहे हैं। आप सर्वे करा लीजिए और देख लीजिए, जिस तरह से प्राथमिक स्कूल हो, चाहे माध्यमिक स्कूल हो, चाहे उच्च एजुकेशन हो, उसमें आप देख लीजिए। और
होता क्या है, नियम में तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब बना है कि ये शौचालय होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, यहाँ पे गाड़ी खड़ा करने के लिए स्टैंड होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, सब सुविधाओं का कागज पे लेखा है। लेकिन जो सिस्टम है फाइल का, चलने का और लेने का और देने का, उस पे जो चीज वेट बैठता है उससे वो सब चीजें पैदा हो रही हैं और कर रही हैं। इसलिए जो रैंकिंग की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है, ये रैंकिंग की व्यवस्था बेमानी होगी जब तक इस तरह के गुणात्मक सुधार। ठीक है, चलिए कम से कम आप इस बात को मान रहे हैं कि इस तरह की रैंकिंग का कोई मतलब नहीं है जब तक आप व्यवस्थाएं नहीं दे सकते हैं। अतुल चंद्रा जी, आप क्या रास्ता आगे का देखते हैं कि चीजें बेहतर हो पाएं और फिर उसके बाद इस तरह की आप रैंकिंग खूब करते रहिए तो उसके बाद ठीक भी लगेगा कि कम से कम सुविधाएं हैं, तब हम इस तरह की रैंकिंग जारी कर रहे हैं? देखिए, जहां तक प्राथमिक विद्यालयों का सवाल है सरकारी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच का एक आदेश था, वो बहुत महत्वपूर्ण था जी। वो ये था कि जब तक नेताओं के और उच्च अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक वहां की हालत नहीं सुधरेगी, और ये आदेश किया कि उन लोगों को भेजना चाहिए। कुछ लोगों ने उस आदेश के अनुपालन के लिए प्रोटेस्ट भी किया, धरना दिया, सब किया, लेकिन वो संभव नहीं है। तो अगर वो संभव नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि ऐसे स्कूलों की हालत जो है वो तब तक नहीं सुधरेगी जब तक सरकार और गंभीरता से इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी। और ये जो गंभीरता से ध्यान देना है, ये 360 डिग्री व्यू लेना होगा। वातावरण अच्छा हो, शिक्षक अच्छे हो, सुविधाएं हो, सारी चीजें हो। जहां तक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात है, तो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, एक दो को छोड़ करके जहां हमने देखा है कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है जी। लेकिन वहां की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है जितना वो क्लेम करते हैं। तो अब अगर रैंकिंग मिलनी है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो इसमें नंबर 1 नंबर 2 पर आ जाएंगे। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में जिनके पास पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर बिल्कुल वही इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आप बात कर रहे हैं वो कैसे आएंगे जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां पर शौचालय ही नहीं है, और हरे भरे परिसर की बात तो छोड़ ही दीजिए। नरेंद्र सिंह राणा जी, हाँ, तो वो नहीं होगा उस तरह से। नरेंद्र सिंह राणा जी, नहीं देखिए, योगी सरकार ने शुरुआत में जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर थोड़ा शिकंजा कसा था, उसके बाद लगा था कि शायद अब कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके बाद फिर वही पुरानी खामोशी। तमाम बातें हुई कि हम सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं बेहतर करेंगे ताकि माता पिता को लगे कि निजी स्कूलों के बजाय हम अपने बच्चे को सरकारी विद्यालयों में भेजें, लेकिन आप लोग भी शुरुआती तेजी के बाद फिर एकदम से शांत हो गए। नहीं है क्या अक्षय जी कि अब तक जो 70 साल से इस देश की राजनीति में लोगों का एक विश्वास उठ गया कि ये नेता कुछ कर सकते हैं क्या, इन्होंने कुछ किया है क्या। जहां हुआ है वो उदाहरण आपके सामने मौजूद हैं, और जहां नहीं हुआ है वो किन कारणों से नहीं हुआ है वो भी उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। विषय यहाँ केवल और केवल विद्यालय में अगर शौचालय नहीं है, पीने के पानी की टंकी नहीं है, सड़क नहीं है, तो इसके लिए वहाँ बजट है, इसके लिए वहाँ व्यवस्था है, इसके लिए जो जिम्मेदार वहाँ शिक्षा अधिकारी हैं या टीचर हैं या जो भी है वो है। लेकिन किसी से कौन पूछता था कि है नहीं है, नहीं पढ़ा रहे पढ़ा रहे। अभी मैं चैनल पे देख रहा था एक दिन, तो एक डीएम ने, हाँ बिल्कुल 100%, हम कहने नहीं आए हैं, हम करने आए हैं, और हम 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करेंगे, क्योंकि हमने वादा किया है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर किसके हवाले छोड़ दें। इस राजनीति का दूसरा दौर शुरू हुआ। 70 साल भारत की राजनीति और अब 70 साल भारत की राजनीति का जो दौर प्रारंभ हुआ है वो ईमानदारी, वफादारी, जवाबदारी, इस पर आधारित दौर का प्रारंभ हुआ है। कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, यदि वो काम नहीं करेगा तो हम उसको सरकार में नहीं रखेंगे। तो वो जानता है कि मेरिट के आधार पे हमको काम करना है, काम करके दिखाना है।
और यदि मैंने कहा ना, यदि हम चाहेंगे कि काम हो तो शिक्षक भी काम करेगा और वो बजट भी काम करेगा। एक नए पैसे की घूस लेने वाला भी जेल जाता है और खरबों रुपए की घूस अगर ऊपर तक मिला हुआ है तो खाके भी आराम से बैठा रहता है। अभी मैं देख रहा था 26 साल आयु है बिहार के उप मुख्यमंत्री की और 26 संपत्तियां जो उन्होंने एकत्रित की है। एक उदाहरण के तौर पे कर रहा हूं। तो 70 साल में इस देश में हुआ क्या है? राजनीति का मतलब ये खिलवाड़ बना लिया कि राजनीति मतलब राजनीति मतलब वो जो है केवल अपने मुद्दे से भटकते नहीं है। हम अपने मुद्दे से भटकते नहीं है। व्यवस्थाएं कैसे बेहतर हो उस पर रहते हैं तो ज्यादा बेहतर है, उससे लोगों का भला होगा। असल में आरपी मिश्रा जी ठीक है सर, अपने मुद्दे से हम नहीं भटकते हैं। आरपी मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। धोखा किया तो ये चीज तो जवाबदेही जनता ने इनको बाहर कर दिया और हमेशा के लिए बाहर कर दिया। जनता ने जवाब दिया, इलेक्शन हुए जहाँ पर वहाँ पर जनता ने जवाब दिया। आपको क्यों ठीक है, लेकिन स्थितियाँ कैसे बेहतर किया? नरेंद्र सिंह राणा जी किया तो आपके हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया जाए, उसके बाद उनको सजा मिलेगी। नरेंद्र सिंह राणा ने या आरपी मिश्रा ने या श्रीवास्तव जी ने तो भ्रष्टाचार नहीं किया, तो हमें क्या दिक्कत है? ठीक है, जिसने आरपी मिश्रा जी कितना भरोसा कर सकते हैं? अभी नरेंद्र सिंह राणा जी को यकीन दिला रहे हैं उसको सजा कि हम 5 साल में उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करने के लिए ही आए हैं। कितना भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले भी सरकारों ने वादा किया है कुछ इसी तरह का। नरोत्तम मिश्रा जैसे लोग देखिए, सरकारें बराबर मध्य प्रदेश में मंत्री बने, सरकारें बराबर वादा करती रही हैं अपने मुद्दे पर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आते एक बड़ा प्रभावी ढंग से ये किया कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होगा। मुझे हमें भी लगा और कुछ कार्यवाही घोषणाएं की गई। 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे होगा। कम से कम कई महीने बाद हमारे प्रमुख सचिव जो भ्रष्टाचार की जड़ थे उनका स्थानांतरण हुआ। जब बहुत बवाल हुआ, मुख्य शिक्षा मंत्री जी के साथ वो बैठे रहते थे और आप लोग मीडिया वाले पूछते थे कि इसको कब हटाएंगे, इस पे आरोप है। जो सस्पेंड हुआ, जो सपा सरकार जहां भ्रष्टाचार चरम पर था वो रहा, हटे। आज भी हमारे माध्यमिक शिक्षा के निदेशक जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, आज वो पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं। शिक्षा संजय मोहन जी जेल चले गए, वो भी शिक्षा निदेशक थे। तो जो 0 टॉलरेंस की बात कही गई, जो भ्रष्ट अधिकारी है उन अधिकारी अभी बहुत से नहीं हटाए गए हैं, वो अभी आए हुए हैं। शिक्षा के सुधार की हम क्या बात कहें, कहा गया विश्वास बना है और ये सही है कि अभी समय कम हुआ है, लेकिन जितनी तीव्रता पहले थी वो अब कम हो गई धीरे धीरे। तो मुझे नहीं लगता कि जो घोषणा की है कि शिक्षा में एक अच्छी पहल करके शिक्षा को अच्छा बनाएंगे, आज जो स्थितियां हैं शिक्षकों की कमी दूर नहीं हुई। कहा था 1 तारीख को जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको यूनिफॉर्म मिलेगी, उनको किताबें मिलेंगी, गार्जियंस का वेलकम किया जाएगा। 1 जुलाई को तो नहीं हुआ। 2-3 दिन पहले से यूनिफॉर्म बढ़ रही हैं, किताबों का अभी अता पता नहीं है। तो जो बच्चे बिना किताबों के अगर यूनिफॉर्म के, और बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अप्रिशिएट किया था जब घोषणा सरकार ने की थी कि 1 तारीख, हम तो सोच रहे थे कि पिछली सरकारों ने तो आधा सेशन निकल जाता था तब यूनिफॉर्म और बुक किताबें देते थे। ये 1 तारीख को देंगे और जो पहला सत्र 1 अप्रैल से वो था वो बदल करके इधर 1 जुलाई से हो गया, लेकिन 1 जुलाई को वो नहीं मिल पाया। तो अब क्या कहें, घोषणाएं तो बहुत की गई हैं, कितना कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि घोषणाएं, मैंने कहा कि हम केवल कहते नहीं हैं, हमको करना है और हम करने आए हैं। आपने कहा कि 2-3 दिन बाद अब लगा बटने लगी हैं, तो सरकार में देखिए एक सिस्टम होता है और सिस्टम के तहत सरकार जो कहती है उस पर काम करती है। और जहां कहीं भी इस प्रकार की कमियां सामने आती है, किसी भी काम को आप करने चलेंगे तो उसकी अच्छाई और कमी दोनों जो है वो अनुभव के रूप में सामने आती है और सरकार उस पर निरंतर सुधार करती है। और सरकार की जब नीयत में है कि हम आए ही सुधार करने, योगी जी का कोई परिवार है क्या, योगी जी का कोई व्यापार है क्या, योगी जी की कोई अपनी अलग से पहचान है क्या, तो हम काम करने आए हैं भैया, हमें काम करना है और काम जनता के पैसे से करना है। जनता ने इतना पैसा टैक्स के रूप में हमें देती है, तो वो हम अगर उसके ऊपर खर्च नहीं करेंगे, केवल अपने ऊपर खर्च करें, केवल भ्रष्टाचार में कुछ अधिकारी, अब तो नमूना है जो आपने कहा शिक्षा निदेशक और शिक्षा मंत्री जेल में है, कितने और लोगों को जेल में होना चाहिए, क्यों मुख्यमंत्रियों को जेल में नहीं होना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? मजाक बना के रखा हुआ क्या लोकतंत्र का? इस तरह तो नहीं चलेगा।
आप लिख शपथ लेके आते हैं, आप क्यों तोड़ते हैं उस शपथ को? आप काम करिए, आप वादा करके आए हैं। तो ये चीजें जो चली आ रही थी, मैंने कहा कि पहले हमने खुद पर अपना, जब हम खुद कठोर अनुशासन में जिएंगे तो नीचे वाला भी अपना काम करेगा। और मिश्रा जी ने जो कहा कि अभी जो अधिकारी बचे हैं, बिल्कुल बचे हैं, मैं जानता हूं इस चीज को, मैंने भी पूछा ये कि क्यों, तो उनसे अभी उनकी जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं और एक भी जीरो टॉलरेंस ही अधिकारी होगा। मैंने पूछा कि क्यों तत्काल नहीं हटाया, बोले यही तो बताएंगे कि इन्होंने क्यों काम नहीं किया। इनकी जिम्मेदारी थी, हर साल बजट ले जाते हैं और वो बजट लगता कहाँ है, वो बजट केवल खा लिया जाता है और कागजों का पेट भर दिया जाता है। वो सारे कागज खंगाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा कि किस किस की सीबीआई जांच कराऊं, कितना, कौन सी ऐसी योजना है यहाँ खाद्यान्न से लेकर जो गरीब को अन्न मिलना चाहिए, वो जो है गोमती नगर में राशन कार्ड बने पड़े थे, 5-5 लाख राशन कार्ड हमें निरस्त करने पड़े कि भैया ये हैं किसके? बोले तो वो खाद्यान्न माफियाओं के हैं और वो करोड़ों करोड़ रुपया डकारते हैं और 10 करोड़ रुपया मंत्री जी को मिलता है। मैं बैठता हूँ विधानसभा में, देखता हूँ कि क्या हसर और क्या हालत हमने बना के रख दी थी। और केवल वो अधिकारी हमें कोई सैर सपाटा कराता है, कोई हमारी इच्छाओं को जो नहीं होना चाहिए वो पूरा करता है। इस तरह से राजनीति में जो 70 साल मैंने कहा हुआ है इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, आपने सख्ती की बात भी कही है कि 15 साल से कोई उद्योग नहीं आ रहा था। इस तरह के गंभीर मसलों पर आज जो है कड़ाई के साथ आज जो है उद्योगों को आने का आपने बात कही है कि आए यहाँ उद्योग लगाने। सिद्धार्थ जी, परिवर्तन कम से कम गोरखपुर में तो दिखना चाहिए था। हम ये विंडो में तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, पूरा ढेर है, वहां पर बीमारियों का खतरा है। वहां पर अधिकारियों में परिवर्तन तो दिखना चाहिए था कम से कम। अच्छा जी, हाँ, परिवर्तन अधिकारियों में रहा। मुख्यमंत्री का जिला है और मुख्यमंत्री के जिले में आप देखिएगा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद है मुख्यमंत्री का, और उसके स्कूल बहुत चमक दमक में हैं, प्राइवेट हैं सब, उसमें चमक दमक है। लेकिन उसी के आजू बाजू जहां से निकलते हैं, निकलने के 500 मीटर भी नहीं है प्राइमरी स्कूल है। वहां पे मैंने जैसे कहा ट्रांसफार्मर और नलकूप लगा दिया गया है, वो लग गया है और स्कूल ऐसे ही बंद है और चाय की दुकान वहां बिक रही है, चाय बिक रही है। तो स्थिति वहां जहां से निकल रहे हैं वहां की बात कर रहा हूं। ये तो गांव में स्कूल आप दिखा रहे हैं गोरखपुर का, हम गांव की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। गांव में तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है, सड़क तो है नहीं, खड़ंजे तक तो है नहीं। पता नहीं इनके विधायक एमपी दूसरे लोग चुने गए क्यों नहीं सड़क बनवाए की है। मैंने इसीलिए कहा कि वोट तो इस पर है ही नहीं है। और अभी जहां एचआरडी मिनिस्ट्री की बात अभी हो रही थी, जो उन्होंने रैंकिंग बात किया, सीबीएसई सरकारी स्कूलों का देख लीजिए, जो सीबीएसई के स्कूल है सरकारी सेंट्रल स्कूल, वहां का देख लीजिए, और प्राइवेट स्कूल में डीपीएस और दूसरे एलपीएस और सब देख लीजिए। अभी निजी स्कूलों की बात हो रही थी, अभी कल ही मेरे पास एक फोन आया, एक लड़की फीस नहीं जमा कर पाई प्राइवेट में 20,000 रुपए एलपीएस में, उसको एग्जाम में नहीं बैठने दिया गया और निकाल के बाहर कर दिया गया निजी स्कूल में। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम यूपीए की पहले लाई हुई थी, 25% गरीब बच्चों को भी आप स्थान देंगे। यहाँ निजी सचिव ये तो पॉलिसी की बात आपने कर दी, पॉलिसी तो तमाम तरह की है, लेकिन कभी ये जांचा गया कि इस तरह के विद्यालय क्या पालन करते हैं क्या? पे है ये जिम्मेदारी सरकारों की नहीं होती है? कागजों पे है। कोई नियम कायदा वो तय कर रहे हैं, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये भी तो जिम्मेदारी है ना। सरकार तो जुमलेबाजी है, शिगुफे में है सरकार, तो जुमलेबाजी। पहले परिवर्तन दिखना चाहिए था, उसके बाद हालत खराब होती, तब आप सवाल उठाते, तब ठीक था। जगदेव जी, नहीं, अगर कोई चीज पहले बेहतर थी, उसमें अगर खराबी आ रही है, तब आप सवाल उठाइए, बेहतर है। जो चीज पहले से ही जर्जर है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं कि ये तो अब नहीं किया जा रहा है। अपनी कमियां नहीं देखते हैं क्या? नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जगदेव जी से सवाल। मेरी सरकार थी क्या उत्तर प्रदेश में? जगदेव जी से सवाल था। देखिए, जब भी मुख्यमंत्री जी, देखिए 3 बार तो बीजेपी की सरकार रही है, कांग्रेस लगातार सरकार रही, ये शुरू से बड़ी गिरावट थी। इसको अगर सुधारने काम किया है शिक्षा क्षेत्र में, तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह ने किया है और अखिलेश ने किया, शिक्षा मित्रों को उन्होंने किया। आज शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है और वहां मनमानी फीस वसूलते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसके बाद भी अभिभावक किसी तरह से व्यवस्था करके पढ़ाने का काम करता है। लेकिन जो सरकारी आप से ले रहे हैं, आरपी मिश्रा जी पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं पिछली सरकारों ने किया होता तो आज हम बहस क्यों कर रहे होते? नहीं, पिछली सरकार, मैं तो कह रहा हूं पिछली सरकार में कौन कौन है?
बीजेपी भी 3 बार सरकार रही, बीजेपी भी सरकार रही, लेकिन जो शिक्षा का स्तर, शिक्षा बढ़ाने का काम किया है अखिलेश सरकार ने, और बजट भी ज्यादा दिया। अब तो बजट भी नहीं दिया, जब आपका बजट नहीं होगा तो कैसे करेंगे लिए। लेकिन इसमें मैंने कहा नहीं, हमारा मौलिक अधिकार है, अभूतपूर्व परिवर्तन होने की आवश्यकता है। एक दूसरे पर दोषारोपण से काम नहीं चलेगा। दोषारोपण काम, आपने कहा अब 3 महीने के अंदर मैं जो हमारी शिक्षा में ठीक कर देंगे, कहाँ कर दिया इन्होंने। और कई घोषणा, अभी मैं संकल्प पत्र इनका देख रहा था, संकल्प पत्र कहा 3 महीने में शुरू कर देंगे। नहीं तो नरेंद्र सिंह राणा जी कह रहे हैं ना कि रेगुलर किया है, सरकार आगे बढ़ाने का काम किया है कि जब भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस जाएगा तो काफी हद तक तो रास्ता वैसे ही साफ हो जाएगा। अतुल चंद्रा जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे जरूर चाहूंगा। काम कुछ नहीं करेंगे। 3 साल आपने देखिया, उस समय कहा था यूपीए सरकार में इतना घोटाला, ये घोटाला, एक घोटाला भी सामने आया। देखिए, और ये पोषक है पूंजीपतियों के, अडानी अंबानी के। आज जियो के रैंकिंग को कहा से कहा, अडानी अंबानी अभी 2-3 साल में नहीं बने। अडानी अंबानी पहले से ही है, अडानी भी पहले से ही है। अतुल चंद्रा जी, ये ऐसे उम्मीद की जा सकती है इन परिस्थितियों में चलेगा झूठे एक दूसरे पर आरोप लगाकर कि हमसे ज्यादा सरकार में वो रहे, वो कह देगा हमसे ज्यादा सबका सुख इन्होंने भोगा दिया है, शिक्षा के स्तर सुधारिए, और फिर कायाकल्प की उम्मीद भी की जाएगी। ऐसे संभव है क्या? को पढ़ाने का अवसर मिले, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से संभव नहीं है विद्यालयों में, इस तरह से बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो शिक्षा में जितना इनडिसिप्लिन और गिरावट मुलायम सिंह के जमाने में आई, और जैसा बताया गया कि पिछली सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों के सहारे कर दिया गया था शिक्षा विभाग, नकल उद्योग चलते थे। कोई दो राय नहीं है कि पूरी नकल उद्योग चलते थे। और पूरी तरह से ये बात निष्पक्ष रूप से कही जा सकती है कि शिक्षा के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ समाजवादी पार्टी सरकार ने किया है। लेकिन आज की तारीख में जो जरूरी चीजें हैं, पहले सरकार को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो मानक तय किए गए हैं कि हम रैंकिंग करेंगे इंस्टीट्यूशंस की, इसको अभी 2-4 साल और रोक लें। पहले बाकी चीजों में गुणवत्ता लाने की कोशिश करें, उसके बाद ये ठीक रहेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि सरकार का फोकस भी इस दिशा में आगे होगा कि पहले जो समस्याएं, उन समस्याओं को दूर की जाए और क्वालिटी एजुकेशन की जो बात की जा रही है उसको लेकर पुख्ता तैयारी की जाए, और उसके बाद इस तरह की रैंकिंग की जाती है तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। फिलहाल लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।